וואו, 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 תראה, אתה לא רואה? אתה רואה את זה? עתיד לכל עבר הם. וואו. איך לא שומעים פיצוצים? הנה, עכשיו, חכה. זה אירוע לב. זה כיפת ברזל שלנו, אחי. לא, הפיצוץ זה אירוע לב. לאן זה? זה מעל אשדוד, אשקלון. תראה, זה ממשיך. זה לא רציני, אתה יודע. रूस और यूक्रेन की जंग को इस वक्त 20 महीने हो चुके हैं और वहाँ पर जंग अभी जारी है। इस दौरान हमने रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर के बहुत सारी रिपोर्ट की और बहुत सारी खबरें पब्लिश की हैं। हमने एक बार भी नहीं कहा कि वो कोई वर्ल्ड वॉर वहाँ शुरू होने वाली है या रूस न्यूक्लियर अटैक करने वाला है, लेकिन आज हम दोबारा से ये कह रहे हैं कि हमास और इसराइल के बीच जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो गाज़ा में, वहाँ से वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है। ये ट्रिगर पॉइंट है और हमने पिछली एक रिपोर्ट में ये बताने की कोशिश की थी कि हमास ने जो हमला किया है जो इसराइल के ऊपर, वो उसके पीछे कौन कौन सी ताकतें हैं और हमास ने इसकी तैयारी कब से और किस तरह से शुरू की थी। हमने बताया था कि इसमें रशिया इन्वॉल्व है, चाइना इन्वॉल्व है। थोड़ा सा और उस पर रोशनी डालते हैं। यूक्रेन की जंग के दौरान यूरोपियन कंट्रीज़ ने बड़ा प्रेशर डाला था इसराइल के ऊपर कि वो यूक्रेन की मदद करे, उसको डिफेंस सिस्टम दे और हथियार वगैरह से मदद करे। लेकिन रूस के जो एक पावरफुल लीडर हैं दिमित्री मेदवेदेव, उनकी धमकी के बाद इसराइल ने उस पर कोई अमल नहीं किया था और यूक्रेन को हथियार नहीं दिए थे। लेकिन जब जंग में ये बातें सामने आई कि ईरान ने रूस को शायद 136 ड्रोन और मिसाइल्स दिए हैं, उसके बाद फिर से यूरोप के देशों ने इसराइल पर प्रेशर डाला। इसराइल ने यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम और तकरीबन 30 लाख बुलेट्स उसको प्रोवाइड कराए। कई हज़ार उसने मिसाइल्स यूक्रेन को दिए। उसके बाद से पुतिन का पारा जो है इसराइल को लेकर, नेतन्याहू को लेकर के चला हुआ है। पिछले साल हमास के जो टॉप लीडरशिप है उसने रूस की यात्रा की थी और सारी चीज़ें फिर वहाँ तय हुई थी। और इसमें चीन के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने हमास को ट्रेनिंग देने में मदद की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किस तरह से होता है ये तमाम चीज़ें सिखाई। हमास ने जो हमला किया है वो दरअसल इसराइल को सबक सिखाने के लिए है। इसराइल के में बहुत सारी कैजुअल्टी हुई है, बहुत नुकसान हुआ है, वो हम अपनी अलग अलग रिपोर्ट्स में बताते रहे। अभी फ़िलहाल आज की जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं थोड़ा सा उसको बताए थे। इसराइल के मंत्री ने, जो डिफेंस मिनिस्टर है, उसने 24 घंटे का वक्त दिया है गाज़ा को खाली करने के लिए। जो वहाँ पर तकरीबन 22-24 लाख 21 लाख लोग मौजूद हैं, उनको कहा है कि आप ये खाली कर दें सिविलियंस, और वो वहाँ पर एक ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी कर रहा है हमास के ख़िलाफ़। इसराइल ने कहा है कि आप नॉर्थ ऑफ गाज़ा से साउथ ऑफ गाज़ा में चले जाएं, यानी गाज़ा सिटी, ये इलाके आप खाली कर दें और रफ़ा और खान यूनुस की तरफ आप मूव कर जाएं, जो बिल्कुल समंदर के साहिल से लगे हुए हैं और वो जॉर्डन की सरहद से भी मिलते हैं। जॉर्डन से का वहाँ पर बॉर्डर भी है, जहाँ से अक्सर मदद वगैरह, खाने पीने का सामान गाज़ा को मिल जाता था। फ़िलहाल इसराइल ने
पानी और खुराक, खाने पीने का सामान और बिजली बंद की हुई है गाज़ा की। ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारियाँ चल रही हैं। ये बहुत टफ सिचुएशन है दोनों के लिए, हमास के लिए भी और इसराइल के लिए भी। हमास के लिए टफ सिचुएशन इसलिए है कि हमास की स्ट्रेंथ इसराइल के जैसी नहीं है। इसराइल के लिए टफ सिचुएशन इसलिए है कि इसराइल के तकरीबन 550 लोग हमास के पास बंधकें कब्जे में हों उनके। हमास के पास तकरीबन 300 किलोमीटर तक मार करने वाले रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, और इसकी जद में इसराइल का कोना कोना आता है। अब जब जंग शुरू होगी तो हमास की तरफ से इसराइल के अंदरूनी इलाकों में फिर से हमले होंगे और ये बड़े हमले होने वाले हैं इस बार। अमेरिका के 2 वॉरशिप पहुँचे हुए हैं इस वक्त इसराइल के साहिल पर। अमेरिकी जो स्पेशल कमांडोज हैं वो इसराइली सेना के साथ मिल कर के उनके साथ उनके कोलैबोरेशन में इसराइल के अंदर काम कर रहे हैं। तमाम सिचुएशन पर अरब के जो मुल्क हैं वो नज़र रखे हुए हैं। फ़लस्तीन के जो प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास, वो इस वक्त दुनिया भर से समर्थन जुटाने के लिए फ़लस्तीन से निकले हुए हैं। उन्होंने जॉर्डन के किंग से बात की है, वो रूस पहुंचने वाले हैं, वो चीन पहुंचने वाले हैं, वो अमेरिका पहुंचने वाले हैं। जो यहाँ के जो अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन, उनसे उन्होंने बात की है, जॉन केरबी से बात की है। साथ ही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान, वो इस वक्त पूरे अरब वर्ल्ड से और दुनिया के बड़े लीडर से संपर्क में हैं। उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति से बात की, उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से बात की है, उन्होंने जॉर्डन और मिस्र के राष्ट्रपतियों से बात की है, महमूद अब्बास से बात की है। कतर ने इस बीच ऐलान कर दिया है कि अगर फ़लस्तीन के साथ अन्याय होगा और उसका वहाँ खून खराबा होगा तो पूरी दुनिया को गैस और पेट्रोलियम की सप्लाई रोक देंगे। इस दौरान अरब के तमाम देशों में एक तरह से विद्रोह का सा माहौल है। जनता वहाँ पर सड़कों पर उतरी हुई है, फ़लस्तीन के फेवर में है। और हर मुल्क से जितने भी अरब के मुल्क हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, ईरान हो, कतर हो, बहरीन है, UAE है, जॉर्डन है, मिस्र है, हर मुल्क से वहाँ की जनता इस वक्त सड़कों पर है। यमन में हज़ारों लोगों ने आज जुम्मे की नमाज के बाद बहुत बड़े प्रोटेस्ट किए। यमनी हूती विद्रोही जिनको कहा गया था, वो हज़ारों की तादाद में जंग में शामिल होने के लिए तैयार है। इसी तरह से इराक़ के अंसारुल्लाह जो ग्रुप है, ये प्रॉक्सी है, ये भी ईरान की प्रॉक्सी है। हूती भी ईरान की प्रॉक्सी है। हिजबुल्लाह भी ईरान की प्रॉक्सी है। ईरान की जो बड़ी ताकत है वो उसकी प्रॉक्सी है। ये अलग अलग देशों में काम करती हैं, अलग अलग मोर्चों पे काम करती हैं और दुनिया भर के कई सारे देशों में फिर वो ऑपरेशन भी करते हैं जैसी ज़रूरत होती है। ईरान की ताकत का थोड़ा सा और बता दें, ईरान की ताकत है इस वक्त ड्रोन आर्मी। पूरी दुनिया ईरान की ड्रोन आर्मी से खौफ में है, ख़ास तौर से अमेरिका और इसराइल के पसीने छूटे हुए हैं। ईरान के पास हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में ड्रोन्स मौजूद हैं और ये ड्रोन बनाने का उसका काम बिल्कुल युद्ध लेवल पर चल रहा है। ईरान के पास अलग अलग कैटेगरीज में के ड्रोन्स हैं, छोटी दूरी से लेकर के लंबी दूरी तक मार करने वाले। जैसा भी ईरान ने अपने एक लेटेस्ट महाजर ड्रोन का अनावरण या इनाग्रेशन किया। महाजर की जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है, जिसकी हद में इसराइल आता है और उसकी रफ़्तार बहुत ज़्यादा है। 20,000 किलोमीटर पर आवर उसकी रफ़्तार बताई जाती है। उसको दुनिया का कोई भी रडार, कोई भी डिफेंस सिस्टम उसको हिट नहीं कर सकता। उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है और वो अपने टारगेट पर हिट करने में बिल्कुल अचूक है। जिस जगह भेजा जाता है वो वहीं पर हिट करता है। तो ईरान को जैसे निशाना बनाने की कोशिश में है अमेरिका वगैरह। वहीं थोड़ा सा और बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक वीडियो संदेश में कहा था कि हमास ने
और वो उन्होंने बिना किसी वेरिफिकेशन के, बिना किसी पुख्ता जानकारी के ये बयान किया था कि हमास ने इसराइल में बच्चों की गर्दनें काटी हैं, औरतों के सर काटे हैं, सर कलम किए हैं, जिसको बाद में इस बयान को वाइट हाउस ने वापस ले लिया है। बाइडेन का ये बयान बिल्कुल झूठा था, बेबुनियाद था, और झूठ बोलने में बाइडेन परफेक्ट है। वो बहुत झूठ बोलता है, उसके बहुत सारे झूठ जो हैं वो पकड़े जा चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर अमेरिका में फैक्ट चेकर्स इन चीज़ों पर नज़र रखते हैं और वो बताते रहते हैं किस लीडर ने कितने झूठ बोले। तो बाइडेन ही ट्रंप की तरह झूठा एक तरह से साबित हुआ। अमेरिकी विदेश मंत्री पहुँचते हैं इसराइल, जिस वक्त वो एयरपोर्ट पर उतरते हैं वहाँ पर वो कहते हैं आई केम हियर एज ए जियो। फिर वो इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ साझा प्रेस वार्ता में शामिल होते हैं। वहाँ पर भी वो रिपीट करते हैं आई एम ए जियो, मैं एक यहूदी हूँ और मैं एक यहूदी की हैसियत से यहाँ पर आया हूँ। एक तरह से अमेरिका ने लाइन खींच दी है कि ये धर्म की लड़ाई है, धर्म युद्ध है, इस्लाम वर्सेस यहूदियत। अब यहूदियों से मुसलमानों का कोई झगड़ा नहीं है, इस्लाम का कोई झगड़ा नहीं है, फ़िलिस्तीनियों का कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा है ज़ायोनिस्ट से। अब ज़ायोनिस्ट कौन है, हमारे यहाँ पर भी लोगों को शायद जानकारी हो या न हो, फिर भी हम बता देते हैं। यहूदियों में यहूदी को जियो कहते हैं। जियो बिल्कुल भारत के जैसे आम हिंदू हैं उसी तरह से हैं, बिल्कुल उनका जो बिल्कुल वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, उनका लड़ाई झगड़े फसाद दंगे इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरे हैं वहाँ पे ज़ायोनिस्ट बिल्कुल इसी तरह से जैसे भारत में हिंदुत्ववादी। ज़ायोनिस्ट का एक बिलीव है कि दुनिया में जो कुछ है सब कुछ के मालिक वो हैं, हर चीज़ पर उनका अधिकार है और उनके लिए इस दुनिया का कोई कानून कोई कुछ भी लागू नहीं होता है। और जितने भी जानदार हैं, चाहे वो परिंदे हों या मवेशी हों या इंसान हो, सब कुछ उनके इस्तेमाल के लिए हैं। अगर किसी के पास दौलत है और कोई ज़ायोनिस्ट उसकी दौलत को छीन लेता है, कब्जा कर लेता है, तो ये वो कहते हैं कि ये हमारा अधिकार है। अगर किसी के पास खूबसूरत कोई महिला है और कोई ज़ायोनिस्ट उसको ताकत के ज़ोर पर वहाँ से ले लेता है, तो कहता है ये हमारा हक है, और वो इसको क्राइम नहीं मानते हैं। वो कहते हैं ये हमारा हक है कि दुनिया की हर चीज़ हमारे लिए है, सिर्फ ज़ायोनिस्ट के लिए। बाकी वो किसी को भी किसी भी धर्म के मानने वाले हों, किसी भी बिलीव को मानते हों, लेकिन वो किसी को कोई एग्जिस्टेंस नहीं देते हैं। तो इन ज़ायोनिस्ट को सपोर्ट करती है इसराइल की सरकार। नेतन्याहू एक ज़ायोनिस्ट है और वो इस जो बिलीव के लोग हैं उनका वो प्रतिनिधि है। इस तरह से भारत में हिंदुत्ववादी जो विचारधारा है उसका समर्थन करने वाला एक संगठन विशेष है, उसके फॉलोअर्स में से सरकारों में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो ठीक इसी तरह से है। अब ये जंग किस तरह जाएगी ये कहना थोड़ा और मुश्किल है। अगले कुछ दिन, क्योंकि 24 घंटे का इन्होंने वक्त दिया है, 24 घंटे में क्या फ़लस्तीनी गाज़ा पट्टी को छोड़ेंगे, क्या वो हमास को अकेला छोड़ देंगे जो उनके ही लिए ही लड़ाई लड़ रहा है। हमास के पास तकरीबन 50,000 से ज़्यादा सैनिक हैं, उनके पास एयरफोर्स नहीं है, उनके पास जो रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं वो इसराइल से भी ज़्यादा हैं। तो उनकी स्ट्रेंथ है रॉकेट हमले, मिसाइल हमले। इसराइल के जो फाइटर्स हैं उनकी ट्रेनिंग बहुत सख्त है और वो किसी भी ऑपरेशन को इसराइल के अंदर जा कर के अंजाम दे सकते हैं। आज भी जुमा के दिन तकरीबन 200 रॉकेट फ़लस्तीन के हमास के लड़ाकों ने इजराइल के एस्कलॉन शहर पर फायर किए हैं। साथ ही जानकारी है एक्सपर्ट कि एक F-16 लड़ाकू विमान इसराइल का हमास के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने मार गिराया है। देखिए, आतंकवाद को लेकर के बहुत बातें होती हैं दुनिया में, और हम कहते हैं कि जो आतंकवाद है वो एक टूल है। इस टूल का इस्तेमाल
वक्त वक्त पर जो ताकतवर देश हैं वो करते हैं, जो काइयाँ और मक्कार किस्म के देश और लोग हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। आतंकवाद का जो अर्थ है वो जिससे जो डर जाए, तो जिससे डरे वो आतंकवादी माना जाता है। हर इंसान से इस तरह से आतंकवादी की हैसियत में आ जाता है। इंसान की फितरत है कि वो दूसरों को दबाने की कोशिश करता है, दूसरों को डराने की कोशिश करता है और अपना वर्चस्व कायम रखने की कोशिश करता है। तो आप ये मेंटलिटी इंसान की हर जगह पाएंगे। फिर जब दुनिया में हम देखते हैं यासिर अराफात को पूरी दुनिया, अमेरिका, यूरोप, सारे मुल्क मिल करके आतंकवादी कहते थे। वही आतंकवादी फिर फ़लस्तीन का प्रेसिडेंट बनता है और ये दुनिया जो उसको आतंकवादी कहती थी, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं यूरोप और अमेरिका, वो उसको देते हैं शांति का नोबेल प्राइज़, पीस प्राइज़ फॉर नोबेल प्राइज़ फॉर पीस। अब जब आतंकवादी था तो आपने उसको क्यों दिया? वो यूएन काउंसिल में जाते थे और वहाँ पर संबोधित करते थे। क्या ज़रूरत पड़ गई थी एक आतंकवादी को आपको यूएन काउंसिल में बुलाने की? नेल्सन मंडेला को ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने, जब वो उनकी कॉलोनी थी साउथ अफ्रीका, 27 साल कैद में रखा। उसको यातनाएं दी, उसे हर तरह से प्रताड़ित किया गया। बाद में वो रिहा होते हैं और फिर वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बनते हैं। उनको भी नोबेल प्राइज़ फॉर पीस दिया था। जिसको आप आतंकवादी कहते थे उसको आपने नोबेल प्राइज़ दिया। तो ये अलग अलग इनके पैमाने हैं, अलग अलग ये स्टैंड रखते हैं। फेडरल कास्ट्रो, चे गुएवारा, कितने ही नाम ऐसे मिलेंगे जिसको ये दुनिया, सद्दाम हुसैन, किम जोंग उन, जिससे ये एनिमिटी रखते हैं वो इनके लिए आतंकवादी हो जाता है। जिससे ये फ़ायदा उठाते हैं वो इनका दोस्त हो जाता है। तालिबान से ये 20 साल लड़े, 20 साल तक इन्होंने अफ़गानिस्तान में 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ली, वहाँ पर बच्चों की हत्याएँ की, अफ़गानिस्तान को जी भर के लूटा और तालिबान को आतंकवादी कहते रहे। आज वही आतंकवादी अफ़गानिस्तान की हुकूमत चला रहे हैं और उन्हीं के साथ निगोसिएशन करना होता है अमेरिका और यूरोप के देशों को। तो जब इनको ज़रूरत होती है तब वो दहशतगर्द आतंकवादी बता देते हैं, जब इनकी ज़रूरत होती है वो दोस्ती कायम कर लेते हैं। बराक ओबामा ने एक बार कहा था नेतन्याहू को, ही इज़ द सन ऑफ बिच, यह कुत्ते का पिल्ला है, कुत्ते की औलाद है। तो जो फसादी लोग हैं, दुनिया आज उनके साथ खड़ी हुई नज़र आती है। हम भारत के मीडिया को देख रहे हैं, 450 से ज़्यादा बच्चे फ़लस्तीन के शहीद हुए हैं, 1300 से ज़्यादा वहाँ पर शहादतें कुल बताई जा रही हैं मीडिया में। भारत का मीडिया बच्चों को भी जो 2 महीने के, 4 महीने के, 6 महीने के, 1.5 साल के, 5 साल के, 4 साल के जिनकी उम्र है, उनको आतंकवादी कह करके संबोधित कर रहा है। वो हमास के लड़ाके नहीं हैं, वो फ़लस्तीन के बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे। जो महिलाएं वहाँ पर ख़त्म हुई हैं वो भी उनकी गिनती में, आतंकवादियों की गिनती में है। जो सामान्य फ़लस्तीनी मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, वो भी भारतीय मीडिया की नज़रों में आतंकवादी हैं। भारत का मीडिया पूरी तरह से फॉलो करता है वेस्टर्न कंट्रीज़ को, अमेरिका को और इसराइल को। जैसी जो ख़बरें वहाँ से होती हैं बिना वेरीफाई किए हुए एक्स से वीडियोज़ उठा लेते हैं। अब कुछ इनके प्रतिनिधि वहाँ पहुँचे हुए हैं जो वहाँ से ख़बरें वगैरह रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वरना ये एक्स से वीडियोज़ उठाते हैं जिसको हम ट्विटर पहले कहते थे, और उसी पर अपनी कमेंट्री करके, ग्राफिक्स वगैरह लगा करके वो ख़बरें चला देते हैं, चाहे वो यूक्रेन की हों या फिर अब हमास से लड़ाई की। इसराइल के लिए ये जंग बहुत मुश्किल और बहुत भारी पड़ने वाली है। जब ये ज़मीनी ऑपरेशन करेंगे और गाज़ा के अंदर एंट्री करेंगे तो हमास ने 3 लेयर सिक्योरिटी अपनी वहाँ पर कायम की है। फर्स्ट लेयर उनका बिल्कुल बॉर्डर पर है, गाज़ा के बॉर्डर पर, जहाँ से इसराइल के टैंक, मोरकावा टैंक हैं, 700 की तादाद में है। बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ हो रही है कि अवैध टैंक है और उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। अब देखेंगे, अब जब वो एंट्री करेंगे तब वो क्या होता है, वो किस तरह की परफॉर्म करते हैं। वो हमास की फ्रंट लाइन
गाजा की बिल्कुल बॉर्डर पर है, जहां से ये टैंक एंट्री करेंगे और उनको आदेश दिया गया है कि वो मिसाइलों से, रॉकेटों से उस पर हमला करें। एंटी टैंक माइंस का उन्होंने जाल बिछा दिया है सड़कों के चारों तरफ, और जब वो वहाँ पर दाखिल होंगे तो फिर देखते हैं क्या होगा। सेकेंड लेयर में जब अगर वो और अंदर मूव करके आ जाती है इसराइल की सेना, तो वहाँ पर उनसे मुकाबला करने के लिए अलग फोर्स तैनात की गई है और उसके पास भी रॉकेट्स हैं। थर्ड में गलियों में आमने सामने छोटी छोटी सकरी गलियां हैं जो फ़लस्तीन को समझते हैं या इसराइल को समझते हैं। ये वीडियोज़ में देखा हुआ है, तो बहुत छोटी छोटी 1.5-2 फीट की गलियां हैं वहाँ पर। उन गलियों में आमने सामने की फ़ाइट होगी। इसराइल आसमान से भी कार्रवाई करेगा, मिसाइल्स वगैरह दागेगा, हवाई कार्रवाइयाँ करेगा। इस दौरान हमास की तरफ से ड्रोन हमले होंगे इसराइल के अंदर, मिसाइल हमले होंगे इसराइल के अंदर। दूसरे वेस्ट बैंक अभी तक साइलेंट है, खामोश है, वो ये देख रहा है कि यहाँ पर क्या होता है। अगर गाजा के अंदर खून खराबा हुआ ज़्यादा तो फिर वेस्ट बैंक की तरफ से बड़ी कार्रवाइयाँ जेरूसलम वगैरह में होंगी। आज जुमे की नमाज के बाद भी वहाँ पर कार्रवाइयाँ हुई हैं और इसराइली सैनिकों ने नमाज पढ़ने के लोगों के साथ बाद में फिर बर्बरीत की है, सड़कों पर उनके साथ मारपीट की है। वहाँ आमने सामने की कई जगहों पर गोलाबारी हुई है, फायरिंग हुई है, जिसमें तकरीबन 38 लोगों के मारे जाने की खबरें हैं कि वेस्ट बैंक में 38 लोगों मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह के साथ इसराइल के ख़िलाफ़ हिजबुल्लाह ने भी मोर्चा खोला हुआ है। हिजबुल्लाह एक वेल ऑर्गेनाइज बड़ी दमदार सेना है उसकी, तकरीबन 2000 उसके पास सोल्जर्स हैं और 1000 स्पेशल कमांडोज हैं। अगर हिजबुल्लाह ने भी इस जंग में अपनी तरफ से बड़ी कार्रवाई की तो वो अमेरिकी जो वॉरशिप पहुँचे हुए हैं उस पर भी हमला करेंगे। अमेरिकी वॉरशिप पर जब हमला होगा तो अमेरिका और यूरोप के और देश मिलकर के अरब के देशों पर हमला कर सकते हैं। वहीं जॉर्डन, मिस्र, यमन, कतर, बहरीन, जो जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं उनमें फ़लस्तीन के फेवर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इसराइल के अगेंस्ट हज़ारों की तादाद में लोग फ़लस्तीन पहुंचना चाहते हैं, फ़लस्तीनियों के साथ मिलकर के खड़े होने के लिए, उनके साथ लड़ने के लिए। तो ये जंग थर्ड वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकती है। ये हमने कल भी एक रिपोर्ट में बताया था, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। फ़लस्तीन के मासूम लोगों के लिए और जो भी इस दुनिया में बेकसूर है उसके लिए आप दुआएं करें, हमेशा उसका मदद करें, उसका समर्थन करें। ज़ालिमों के साथ कभी न रहें, कभी जुल्म का साथ न दें, न कभी जुल्म करें। फ़लस्तीन के ऊपर ज़ालिम इसराइल, अमेरिका और यूरोप के आतंकवादी देश मिलकर के 70-80 सालों से जुल्म करते चले आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपकी ताकत की हदों में हैं। देखें, जब कभी भी इस तरह की चीज़ें होती हैं कि आपकी कोई भी चीज़ आप किसी को हथिया लो, कब्ज़ा कर लो, किसी की इबादत गाह को ढा दो, किसी की इबादत गाह पर कब्ज़ा कर लो और वहाँ अपने इबादत गाहें आप कायम कर लो, लोग उस वक्त खामोश हो जाते हैं, ताकतवर नहीं होते या उनको किसी तरह का समर्थन नहीं मिल रहा होता है। लेकिन एक वक्त के बाद फिर वो चीज़ें वैसी नहीं रहती हैं, लोग बोलते हैं, विरोध करते हैं। हमास उसी का एक प्रतिबिंब है। इसराइल ने जो जुल्म किए हैं फ़लस्तीन के साथ, सैकड़ों मस्जिदें वहाँ पर इन्होंने मिसमार की हैं। इसराइल फ़लस्तीन की आबादियों को खाली करा के वहाँ ले जा कर के यहूदियों को, जो ज़ायनिस्ट यहूदी हैं, कट्टरपंथी बहुत ही खौफनाक किस्म के लोग, उनको ले जा कर के बसा दिया है। फ़लस्तीन की ज़मीनों को कब्जे करके वहाँ पर एक अपनी अवैध कॉलोनियाँ बनाते हैं और वहाँ ज़ायनिस्ट को ले जा कर के बसा देते हैं। तो यह कट्टरपन जो है वो दुनिया को खाया जा रहा है और आने वाले वक्त में इसके बहुत बुरे नतीजे सामने देखने को मिलेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तीसरी जंग न्यूज़। शुक्रिया आप सभी का। بدنا نشوف اذا بتنفجر طياره ولا لا. طاقت لك شوف يا المظلات تبعك. بدنا نشوف فلقات. هي هنزك هيك وقعت. هكي يا شباب اقسم بالله هي سابع طياره تنفجر في نفس المكان. سابع طياره تنفجر، هكو فتح مظله.
فاتح مظله هي فاتح مظله. هذا غير الفوسفور هكي والله السابع طياره يا اخوان. شايف المظله كيف يما؟ هكي الله اكبر ولله الحمد. Talking about how we were suffering, how we couldn't live in peace, but now we can't live in peace either. We are suffering even more. Me, a 13-year-old child, talking and asking for water, talking and asking for food. How am I supposed to live a life? I'm a child like every other child. People tell me my tears are gold, but I cry and I don't see anything. What am I supposed to do? I'm asking for help. I'm asking the Arab countries. I'm asking the Islamic countries. None of them are helping us. You saw that child. What did he do? What did the children do? Is it their fault for crying? Is it their fault for asking for help? We're children.